हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। उससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में डिफरेंस, और दोनों को काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से ही बात करते हैं, जहाँ से तुम लोगों ने पहली बार कुछ सॉलिड के बारे में सुना होगा। तो हम जानते हैं कि मैटर को बेसिकली 3 स्टेट में डिवाइड किया गया है: गैस, लिक्विड और सॉलिड। इसको कंबाइन करके फ्लूइड बोलते हैं। इसका नाम फ्लूइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो चीज़ फ्लो होती है उसे हम फ्लूइड बोलते हैं। 11वीं क्लास में गैस और सॉलिड के बारे में तुमने पढ़ा हो, गैस और लिक्विड के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। आखिरकार सबसे पहले दिमाग तो तुम्हारा इतना तो आसान है, कोई बता देता है, लेकिन सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि भैया अगर हमने ऐसा किया है तो किस बेसिस पे हमने किसी मैटर को 3 स्टेट में डिवाइड किया है। तो मैं कहूँगा जो डिवीज़न यहाँ जो हुआ है, जो डिवीज़न हुआ है वो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यहाँ जो डिवीज़न किया गया है इस मतलब के डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं और इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है। जो लिक्विड होते हैं उनके पार्टिकल्स इंटरमीडिएट होते हैं, मतलब ना ज़्यादा दूर होते हैं ना ज़्यादा पास होते हैं, और इनका फोर्स भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी इंटरमीडिएट होता है। जो सॉलिड होता है उसके मॉलिक्यूल्स अपने बहुत पास पास रहते हैं, अपनी जगह पे क्या कहते हैं वाइब्रेट करते हैं, और इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होता है। क्या होता है? काफ़ी स्ट्रांग होता है। मतलब ये जो डिवीज़न किया था हमने इसकी स्टेट पे, मतलब पार्टिकल्स के डिस्टेंस के बिटवीन के हमने कर लिया था। अब हम लोग जब 12th क्लास में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आखिरकार सॉलिड को भी इन लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक को बोलते हैं अमॉर्फस और एक को बोलते हैं क्रिस्टलाइन। तो जैसे अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे ही हमने दोनों नाम लिखे हैं तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में एक बात फिर से आनी चाहिए कि आखिरकार जो यहाँ डिवीज़न हुआ किसके बेसिस पे हुआ है। तो यहाँ जो हम बात करेंगे कि यहाँ जो डिवीज़न हुआ है वो डिवीज़न हुआ है कि आखिरकार पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे। जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, मतलब किसी भी सॉलिड को और अमॉर्फस या क्रिस्टलाइन में डिवाइड करते हैं वो किस पे बेसिस करते हैं? पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे। अमॉर्फस के अंदर पार्टिकल्स का कोई पैटर्न नहीं होता है, जबकि क्रिस्टलाइन के अंदर पार्टिकल्स का एक पैटर्न होता है। फिर हम और आगे जाते हैं और क्रिस्टलाइन के बारे में बात करते हैं, और क्रिस्टलाइन को भी इन लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। क्या कर दिया? 4 पार्ट में डिवाइड किया। हम धीमे धीमे नाम लिख लेते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड, और फिर रखते हैं आयनिक सॉलिड, और फिर जो हम देखते हैं वो मेटलिक सॉलिड, और फिर देखते हैं कोवैलेंट सॉलिड। क्या है? कोवैलेंट सॉलिड। अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए अगर हमने 4 टाइप में किया है डिवाइड तो आखिरकार कौन से बेसिस पे किया है। आखिरकार किसी ना किसी रेफरेंस में तो करना चाहिए, किस बेसिस पे करेंगे। तो हम कहेंगे जो हमने यहाँ क्रिस्टलाइन को 4 पार्ट में डिवाइड किया वो ये है कि आखिरकार जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स उनके नेचर पे, एंड जो उनके अंदर जो पार्टिकल्स का नेचर और नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। घबराओ नहीं, सब चीज़ लिखवाएंगे, ये तो बस अभी समझने वाली बात थी। किस पे बेसिस किया है? नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब 2 पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है उसके जो नेचर, मतलब कौन सा टाइप का फोर्स है, डिस्पर्सन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कौन सा फोर्स है, उसके बेसिस पे हमने क्या कर दिया है, इन्हें 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो जब हम और देखते हैं तो हम एक चीज़ और देखने को मिलती है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी इनने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। क्या कर दिया है? 3 पार्ट में। एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और एक जो होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड सब लिखवाएंगे, घबराओ नहीं, ये तो अभी मतलब
माइंड में बना रहे ताकि तुम्हें दिमाग में सेट हो जाए आखिर कैसे कैसे डिवीजन है। मतलब ये ऐसे सॉलिड का है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इतनी चीज़ हम लोग आराम से देख चुके हैं और हमें काफ़ी अब थोड़ा आसान लगा है। तो मतलब अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो डिवाइड किया उसके बारे में। तो यहाँ जो सबसे पहला जो क्या है, सबसे पहले है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या आखिरकार हम सब मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पहले हम इस मॉलिक्यूलर सॉलिड को समझेंगे, फिर इसकी हम डेफिनेशन पे जाएंगे। क्या करेंगे, फिर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे, क्योंकि 12th क्लास का स्टैंडर्ड है, अगर कोई चीज़ समझ गए तो लिखना काफ़ी आसान होता है। मैं उम्मीद से कुछ करता हूँ कि आखिरकार तुम्हें लिखना तो आता है, बस थोड़ा अगर कोई समझा दे। तो सबसे आसान डेफिनेशन ये रही कि मॉलिक्यूलर सॉलिड, कहीं कहीं तुम्हें मिलेगा मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आखिर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड या मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन कहलाते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड वही कहलाते हैं, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं जिनके अंदर कंस्टिट्यूटेड, मतलब जिनसे ये मॉलिक्यूलर सॉलिड बना है वो क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स। मतलब मॉलिक्यूल्स से मिलकर जो सॉलिड बनता है उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या बनता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे मान लो कोई ऐसा है, ये कोई सॉलिड है, तो इसके अंदर मान लो मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अब चाहे तुम कोई भी ऑब्जेक्ट देखो, कुछ भी देखो, कोई भी सॉलिड देखो, तो दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स तो होता है। क्या होता है, दो पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड मतलब फोर्स तो होता है। अगर कोई चीज़ है तो मतलब कुछ ना कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ देखने को मिलता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में 3 टाइप के फोर्सेस की यहाँ बात करेगी, उसी के बेसिस पे हमने क्या कर दिया है, डिवाइड। देखो, एक है लंदन फोर्स। लंदन फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन फोर्स। क्या बोल देते हैं, डिस्पर्सन फोर्स। बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, डिस्पर्सन फोर्स। एक और होता है, वो होता है डाइपोल फोर्स, डाइपोल फोर्स। और होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इन्हीं के तीनों के बेसिस पे इसको अब डिवाइड करेंगे हम। तो इन्हीं के जो 3 फोर्स हैं, इन्हीं के बेसिस पे हमने डिवाइड किया है। तो समझ लो कि जिसके अंदर, मतलब अब देखो समझते हैं कि पहला इसके अंदर डालो पार्ट 1 के अंदर एक पार्ट है, वो है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। आखिरकार नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन कहलाते हैं? आखिरकार कौन से क्रिस्टलाइन को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएंगे? देखो, अगर हम इसी के नाम पे जाते हैं तो नाम में ही देखो बहुत कुछ छुपा रखा है। मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वो सॉलिड होते हैं, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या हो, नॉन पोलर। क्या हो, नॉन पोलर। घबराओ नहीं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर हम इसके फोर्सेस पे जाते हैं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड या नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनके अंदर वीक डिस्पर्सन फोर्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वीक डिस्पर्सन फोर्स। डेफिनेशन लिखवाएंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी लिखवाएंगे, सब लिखवाएंगे, परेशान हो। इतना चीज़ समझ में आ गया है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, एटम है, वो एक दूसरे के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कौन सा है, वीक डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स। इतना तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, एग्जाम्पल भी लिखेंगे। तो ये रही सिंपल सी, सस्ती वाली, आसान सी डेफिनेशन कि दीज आर दो सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब जिस चीज़ से मिलके बना है, आर आइदर एटम लाइक नोबल गैस या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। वही जो बताया था। ये अपने पास एग्जाम्पल है, सॉलिड हीलियम, सॉलिड आर्गन, सॉलिड, ये आर्गन 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड हाइड्रोजन, एटसेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कुछ हैं कि दे आर जनरली सॉफ्ट, मतलब जो सॉफ्ट होते हैं, और दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, दे आर
नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों? क्योंकि बेसिकली इनके मॉलिक्यूल्स क्या है, नॉन पोलर हैं। और लो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। देखो किसी की भी जो स्टेट जो भी मतलब आखिरकार कौन मेल्टिंग पॉइंट होगा, वेपराइजेशन क्या होगा, कैसा नेचर होगा, सब डिपेंड करता है उसके फोर्स पे। अगर वीक फोर्स है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी कम देखने को मिलेगी और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी कम देखने को मिलेगी। और हम पहले से जानते हैं कि इसके पास वीक डिस्पर्सन फोर्स है, जिसकी वजह से इसकी एंथैल्पी क्या है, लो है। इतनी 4 रही डेफिनेशन रही, आराम से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब जो बी हमारे पास है उसका नाम है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब अच्छे बच्चे तो समझ गए होंगे कि आखिरकार इसके नाम से ही सब कुछ निकाल लेना है। क्या है इसके नाम में ही सब कुछ छुपा रखा है। देखो आखिरकार पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड किसे कहेंगे? देखो इसका मतलब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन से कहलाएंगे? पोलर को मॉलिक्यूलर सॉलिड वो मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएंगे जिनके अंदर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। कौन है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। या फिर ये बोल सकते हैं कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स कैसे हों, पोलर हों। मॉलिक्यूल्स कैसे हों, पोलर हों। अब क्लियर है? ज़्यादा बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले अगर ये हिट करे तो सबसे पहले इतना देखना चाहिए कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब क्या है। मतलब वो मॉलिक्यूलर सॉलिड जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स पोलर हों। जैसे पोलर का एग्जाम्पल तुम अगर थोड़ा दिमाग में हो तो HCl एक पोलर मॉलिक्यूल्स है। इसी सब चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। और चलो हम क्या करते हैं, अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और इसकी लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, मतलब प्रॉपर्टी। तो ये रहेगी इसकी, मतलब आराम से बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि इसकी क्या रही कैरेक्टरिस्टिक। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं बता दूंगा कि अगर जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स पाया जाता है वो है स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्स। क्या है? स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्स। या फिर ये बोल सकते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके अंदर डाइपोल फोर्स पाया जाए। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एस की मतलब कैरेक्टरिस्टिक मतलब प्रॉपर्टी लिखी हैं। ये भी जनरली सॉफ्ट होते हैं, मतलब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी किससे मैच करती हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से। कि पहली बात ये भी सॉफ्ट होते हैं, ये भी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है लेकिन पोलर मॉलिक्यूलर से ज़्यादा होता है। मतलब कि इनका जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है नॉन पोलर मॉलिक्यूल के सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, लेकिन अगर देखें तो वैसे कम होता है लेकिन इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी कम होती है लेकिन इसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज़्यादा होती है। तो अब इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं आखिरकार कि हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड किसे कहेंगे। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड उनको कहते हैं दूज सॉलिड इन विच पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स। यहाँ जो पार्टिकल्स के हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मतलब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वो सॉलिड कहलाते हैं जिनके दो मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाए। और हम सब जानते हैं कि जो हमने पढ़ा ना डाइपोल अभी डाइपोल फोर्स, वो कोवैलेंट का ही पार्ट है। तो मतलब ऐसा समझ सकते कि कोई भी एक डेफिनेशन लिख लो, मतलब चारों तरफ से कहीं से भी देखोगे सही रहेगा। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है और ज़्यादा कुछ इसके नाम से ही तुम्हें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कौन से में, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। देखो इसके तुम्हें नाम से ही हम तो कोशिश करते हैं कि तुम्हें सिर्फ नाम देखना पड़े, मतलब एग्ज़ाम में तुम्हें सिर्फ डेफिनेशन लिख के मतलब इतना दिखे हो तुम पूरी इसकी डेफिनेशन बना दो। क्यों फालतू इतने रटते रहे। पोलर, इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो आखिरकार वो मॉलिक्यूलर सॉलिड जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाए, मतलब जिन मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है उस टाइप्स के सॉलिड या फिर उस टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर
सॉलिड। इसी चीज़ को क्या करना है, बस हमें डेफिनेशन में लिख देना है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इतना सा सिंपल है कि मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मतलब दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। और मैं बता दूंगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पाया जाता है, कि तुम्हें ऐसे याद रखना, एच फोन, जहाँ एच एफ हो, जहाँ एच ओ की बॉन्डिंग हो, और जहाँ एच एन की हो। अगर ऐसा है तो वहाँ क्या पाया जाएगा, वहाँ पाया जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे H2O, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे है, किस तरीके का इसका अरेंजमेंट है, वो समझने के लिए केमिकल बॉन्डिंग, मतलब मैंने जो पहले 11वीं क्लास की केमिस्ट्री उसमें काफ़ी डिटेल में समझाया है। तो तुम्हें जो इस टॉपिक में परेशानी आया करे, केमिस्ट्री के टॉपिक डालो, चाहे केमिस्ट्री की में है, चाहे फिजिक्स में है, चाहे मैथ में है, और बाय KP सिंह लिख दो, वो टॉपिक तुम्हें बहुत ही आसान से आराम से मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन लिखते हैं और कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखो, सिंपल सी डेफिनेशन रही है, द मॉलिक्यूल्स सच सॉलिड कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम। मतलब जिन मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो सॉलिड हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तुम इतना क्यों कष्ट करो, हम ही बता देते हैं। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन ऐसे होता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ ऐसे रहता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, H हो जाता है, इसके पास पॉजिटिव होता है। इन दोनों कैसी बॉन्डिंग बनती जाती है, मतलब H2 एक मॉलिक्यूल से, H2 दूसरा मॉलिक्यूल से, इन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब ये मॉलिक्यूल्स, हम ऐसे बात नहीं कर रहे हैं कि H और O में बॉन्डिंग, नहीं, हम बात कर रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच की बॉन्डिंग का। अब देखो हमने लिख लिया कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इसकी प्रॉपर्टी है। जनरली मॉलिक्यूलर सॉलिड, मतलब देखो सॉफ्ट होते हैं और वोलेटाइल सॉलिड होते हैं अंडर रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर। ये नॉन कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर होती है किससे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से। मतलब इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती, वैसे तो इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। इसका मतलब है कि सबसे, देखो, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी स्ट्रांग ही होगी। मतलब उसकी मेल्टिंग पॉइंट तो 100% में स्ट्रांग ही मिलेगी। इसका मतलब हमने क्या देखा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रांग है किससे, डाइपोल से। क्या है, डाइपोल से। और डाइपोल किससे ज़्यादा है, वो है डिस्पर्सन से। और इसी के बेसिस पे हमने क्या किया था, पूरा अरेंजमेंट किया था। तो मुझे उम्मीद है कितना तक समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आयोनिक सॉलिड, क्या पढ़ने वाले हैं, आयोनिक सॉलिड। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट्स में लिख देना, क्लियर कर देंगे। देखो इसमें ज़्यादा तुम्हें फंसने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, छोटे छोटे से पॉइंट हैं, इन सबको पॉइंट याद रखना है। और जैसे मैं कुछ जनरल चीज़ बता दूँ कि अगर कुछ नहीं आए तो क्या लिख देना है। देखो हम क्या क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टी मैच कर रही हैं कि तीनों के अंदर हम देखा कि सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, नॉन कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, 2 पॉइंट तो कॉमन हो ही गए हैं। और बस तुम्हें जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का पॉइंट कैसे लिखते जाना है कि तुम्हें अगर हाइड्रोजन बॉन्ड लिख रहे हो तुम्हें लिखना है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाइयर देन डाइपोल, मतलब सॉरी, मतलब इसका जैसे अगर तुम्हें लिखना है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड तो उसका लिखो कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाइयर देन पोलर, नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर तुमसे कहा जाए कि तुम किसका लिखो, तुम लिखो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का, तुम ऐसे लिखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाइयर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इस तरीके से डेफिनेशन बनाओगे हो जाएगा, आसान है टॉपिक, ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं आयोनिक सॉलिड के बारे में। तो हम लोग पढ़ने वाले आयोनिक सॉलिड। जैसा मैंने बताया है कि किसी भी सॉलिड का या फिर कोई किसी क्रिस्टलाइन का हम लोग सिर्फ नाम देखेंगे, उसकी पूरी डेफिनेशन समझ जाएंगे। तो मैं एक्स्ट्रा डेफिनेशन याद करने की, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो इसका क्या नाम है, आयोनिक सॉलिड। इसका मतलब है कि ऐसे सॉलिड जो आयन से मिलके बने हों। आयन्स जानते हो, आयन्स 2 प्रकार के होते हैं,
एक पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिव को हम कैटाइंस बोलते हैं और नेगेटिव को हम एनाइन बोलते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे सॉलिड जो आयन से मिलके बने हों उस टाइप के सॉलिड को हम बोलते हैं आयनिक सॉलिड। तो बहुत सिंपल सी बात होगी, बहुत सिंपल सा समझ में आ गया होगा। अगर इसका तुम्हें एग्जाम्पल देखना हो तो जो घर के अंदर जो कॉमन सॉल्ट हो ना, जिसे बोलते हैं NaCl, ये इसका एग्जाम्पल है। और देखो ये जो NaCl है बड़ी काम की चीज़ है। क्यों काम की चीज़ है? क्योंकि जितनी जो प्रॉपर्टीज़ आयनिक सॉल्ट मतलब NaCl की, नमक की हैं, नमक तो ईजिली घर में दिख जाता है, खड़ा नमक देखा हो कहीं ना कहीं दुकान में, इसकी अगर तुमने प्रॉपर्टी याद कर ली तो आयनिक सॉलिड की तुम सारी प्रॉपर्टी आराम से लिख सकते हो। कि पहली बात है हार्ड है, ब्रिटल भी है। ब्रिटल मतलब टूट जाना, जैसे कांच टूट जाता है, अगर इस पर मतलब हैमर मारेंगे तो टूट जाएगा। लेकिन हार्ड है, मतलब आखिरकार तुम्हें इसकी प्रॉपर्टी याद रखनी, बाकी सब प्रॉपर्टी तुम्हें अपने आप से समझ में आ जाएंगी। और हाँ, जो आयनिक सॉलिड है इसका मतलब है कि आयनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और हम सब जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे बोलते हैं कूलाम्स फोर्स, जहाँ F की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हम सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो एक स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्गर फोर्स। अगर किसी दो पार्टिकल्स के अंदर स्ट्रॉन्गर फोर्स है, इसका मतलब है कि उसकी कुछ प्रॉपर्टी तुम्हें बहुत अच्छे से देखो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब हाई होने वाला है, इंथैल्पी इसकी हाई होने वाली, सारी प्रॉपर्टी लिखेंगे। इतनी सिंपल सी बात समझ में आ गई है कि ऐसे सॉलिड जो आयन से मिलके बने और उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अब हम क्या लिखते हैं, देखो एग्जाम्पल है NaCl, जनरल तो याद रख ही लेना, KNO3, और बहुत सारे एग्जाम्पल है Na2SO4, मतलब बेसिकली जितने देखो ना सॉल्ट, ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का सॉल्ट होता है, केमिस्ट्री में बहुत प्रकार के सॉल्ट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक लिखने के से पहले मैं इसका डेफिनेशन और क्लियर कर दूं कि दो सॉलिड कंसिस्ट ऑफ आयंस। आयंस हम जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। आर अरेंज इन अ रेगुलर फैशन बोलो या पैटर्न बोलो, थ्रू आउट द सॉलिड, मतलब पूरे सॉलिड के अंदर तुम्हें एक ही पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे हम मान लेते हैं, जैसे NaCl का बना रहे हैं हम, तो ये मान लो Na है, ये Cl है, ये Na होगा तो ये Cl होगा। तुम देखोगे कि चारों तरफ एक एक एलिमेंट है, इसके भी चारों तरफ एक एक एलिमेंट है। देखो एक अप होता है, एक डाउन होता है, सब अपन बाद में पढ़ेंगे, घबराना नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि पूरा एक सेम पैटर्न फॉलो करा जाए। सेम पैटर्न मतलब होता है कि अगर यहाँ एक के पास अगर 4 एलिमेंट पास में हैं तो हर इस टाइप के एटम के पास 4 होंगे, मतलब एक रेगुलर पैटर्न होगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। अब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिरकार मैंने क्यों कहा कि इस नमक को बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो नमक जो होता है वेरी हार्ड, कठोर होता है, और ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब हैमर अगर मारो तो मतलब चकनाचूर, मतलब टूट जाएगा, जैसे कांच टूटता है। हमने क्या कहा है कि अगर इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो इसका क्या है, इसके पास वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स, इसका मतलब है उसकी इंथैल्पी और वेपराइजेशन भी हाई होने वाली है, हाई इंथैल्पी और वेपराइजेशन। एक अगर नियम जानते हो कि पोलर डिजॉल्व इन पोलर और नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर, और हम सब जानते हैं जो आयनिक सॉलिड होता है वो पोलर मॉलिक्यूल मतलब पोलर कंपाउंड है। क्या है? पोलर कंपाउंड। पोलर समझ में आ गया कि प्लस और माइनस आ रहा तो पोलर है। इसका मतलब है कि सॉल्युबल इन वाटर एंड पोलर सॉल्वेंट, बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे हो गया बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सब नॉन, इसमें नहीं घुलेगा। इसका मतलब जो बेंजीन में अगर तुम नमक डालोगे ना नहीं घुलेगा। इसका मतलब जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं ना उसके अंदर तुम नमक डालोगे नहीं घुलेगा। और एक अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि जब मान लो सॉलिड स्टेट में है, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ तार लगाते हैं, यहाँ तार लगाते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। सॉलिड में फ्लो नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? जब ये सॉलिड है तो इसके अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज है ना, कैटाइंस एनाइंस, ये नॉट फ्री।
और जब तक अगर ये फ्री नहीं है, मूव करने के लिए फ्री नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने वाली है। लेकिन जब मॉल्टन स्टेट या सॉल्यूशन में जब हम घोलते हैं तो ये क्या होते हैं, इनके जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं फ्री, जिसकी वजह से हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी पास। इसलिए सॉल्यूशन में दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर तुम नमक लो और अगर पानी में डाल देते हो तो इलेक्ट्रिसिटी सी कंडक्ट होने लगती है इसमें से। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली काफ़ी आसान तरीके समझ में आ गया होगा कि आखिरकार आयनिक सॉलिड कैसे याद रखना है। अगर तुम इसके एग्जाम्पल देखना चाहो तो एग्जाम्पल सबसे पहले तो NaCl याद रखना है, वो तो बिल्कुल है। KNO3 याद रख लेना, LiF याद रख लेना, Na2SO4 याद रख लेना, और काफ़ी सारे भी हैं। NaCl याद रखोगे, बाकी तुम्हें अपने आप इसकी प्रॉपर्टी भी हो जाएंगी। अब देखो, अब तीसरा टाइप का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेटलिक सॉलिड। क्या होने वाले हैं? मेटलिक सॉलिड। अगर और भी किसी को इसमें देखो इसका वैसे जब हम लैटिस पढ़ाएंगे ना, क्रिस्टल का लैटिस पढ़ाएंगे तब पूरा समझ में आएगा, लेकिन फिर भी इतना समझ लो कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ ऐसे 3D से बनता है। मतलब हर कोने पे अगर मान लो NaCl की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक कोने पे है, मतलब पूरा जब लेटेस्ट पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। हाँ, अगर समझाने की कोशिश करेंगे तब भी क्लियर नहीं होने वाला है। तो हम क्या बात करते हैं? मेटलिक सॉलिड। आखिरकार मेटलिक सॉलिड, किस सॉलिड को हम मेटलिक सॉलिड बोलते हैं? तो अब चलो हम लोग बात करते हैं मेटलिक सॉलिड या क्रिस्टल। जो यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि कई बार अगर ऐसे लिखा जाता है मेटलिक क्रिस्टल, क्या जाता है? मेटलिक क्रिस्टल, तो बच्चों के सारे फ्यूज उड़ जाते हैं। बच्चे समझ ही नहीं पाते कि किस चीज़ की बात करी जा रही है, क्योंकि आज तक मेटलिक क्रिस्टल तो सुना नहीं था, मेटलिक सॉलिड सुनते आ रहे थे। अब बच्चों ये बताओ, ये जो मेटलिक सॉलिड हुए हैं या फिर ये आयनिक सॉलिड हैं या फिर कोवलेंट सॉलिड हैं या मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं, किसके पार्ट हैं? क्रिस्टल के हैं। इसमें क्रिस्टल वाले तो उसके साथ जोड़ सकते हैं ना आराम से। तो इसका समझते हैं हम लोग। वही करते हैं कि इसके नाम से ही सब कुछ निकाल लेंगे, मीनिंग क्या आखिरकार इसके नाम से ही क्या क्या कहने का मतलब है। इसका चाहे तुम मेटलिक सॉलिड बोलो, मेटलिक क्रिस्टल बोलो, या सिंपल इसको क्या बोल दो? मेटल। जैसे इसकी प्रॉपर्टी याद करने के लिए तुम्हें जो आयरन का पीस दिख रहा है ना, इसको याद रखने की ज़रूरत है। अगर तुम मेटलिक क्रिस्टल या मेटलिक सॉलिड को अगर अच्छे तरीके से याद रखना चाहते हो तो इस आयरन के पीस को बहुत अच्छे से याद रखना। अब याद क्यों रखना वो बताता हूँ कि देखो, मेटलिक सॉलिड हम किसे बोलते हैं? इन मेटलिक सॉलिड द कंस्टिट्यूट पार्टिकल आर पॉजिटिव आयंस इमर्ज इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ये वाली बात समझ में नहीं आएगी। वैसे पता है सिर्फ इस आयरन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन देखो, ऐसा लगे सालाना कौन सी केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही हो। देखो, एक बात बता दें, जो मेटल्स होते हैं ना, उनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब मेटल, मतलब ये मेटल है, ये आयरन है ये, तो इसका मतलब जो Fe है आयरन है, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन, एक या दो, इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं, और हर एटम एक या दो इलेक्ट्रॉन तो ज़रूर देता है, डोनेट करता है। मतलब एक दो इलेक्ट्रॉन तो फ्री होंगे ही। तो उनकी वजह से क्या होता है कि एक नदी सी बन जाती है इलेक्ट्रॉन की। और हमें कुछ ऐसे लगता है कि मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज जो बचे, देखो मान लो अगर कोई Fe है, आयरन है, इसमें से अगर 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो Fe+3 बचा कि नहीं बचा है? इसका मतलब जो ये बचते हैं एटम, इसको बोल देते हैं हम पॉजिटिव आयंस। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आयंस। और इलेक्ट्रॉन पूरे फ्लो करते रहते हैं, इसलिए इसका पढ़ा है कि पॉजिटिव आयंस इमर्ज्ड इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन पता कहाँ से आते हैं? मोबाइल मतलब होता है मोशन में, जो इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं। ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन की जो अगर इतनी भीड़ बनी है, कहाँ से बनी? जो इन्हीं मेटल्स ने, मतलब ये कुछ इलेक्ट्रॉन थे वो फ्री थे, तो उन्हीं की वजह से क्या बन गई है? एक पूरी सी, मतलब सी बन गया है। मतलब बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ, मतलब पूरे यहाँ से लेके वहाँ तक फ्लो होते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब इसको टॉपिक पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे, तब डिटेल में समझ में आएगा, लेकिन यहाँ समझो कि कैसे इसका सी बना है।
ये इलेक्ट्रॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हैं यही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? यही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसी की वजह से हीट का भी कंडक्शन होता है। सब बताऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, लेकिन इस पीस को तुम याद रखना, बहुत काम का होने वाला है। हाँ, और देखो जो मेटल्स होते हैं, और जैसे मान लो हमने आयरन की बात करी है, एक Fe और एक Fe, या फिर समझ लो कि जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स प्रेजेंट होता है, मतलब मेटल्स के जो देखो मेटल्स आयंस हैं, मेटल्स आयंस के जो बीच में जो फोर्स पाया जाता है उसे हम बोलते हैं मेटलिक बॉन्ड। मेटलिक बॉन्ड पहली बार सुन रहे होगे। ये सोच लो कि मेटल्स के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं मेटलिक बॉन्ड। आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पढ़ेंगे। तो देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव आयंस हैं, इसी को बोलते हैं कर्नेल। और ये जो इतनी इलेक्ट्रॉन की जो पूरी मतलब एक भीड़ सी है ना, इस भीड़ को जो हम बोलते हैं उसे बोलते हैं हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं? इलेक्ट्रॉन जो हर एटम ने एक या दो से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? कंट्रीब्यूट किए, मतलब दान दिए इस भीड़ बनाने के लिए। तो यही भीड़ बहुत काम की भी है। तो हमने समझ लिया कि इतनी सी डेफिनेशन रही है। अब एग्जाम्पल लिखने हैं। तो एग्जाम्पल जितने जो पता है क्या होते हैं, ये कॉमन मेटल है ना, कॉमन मेटल में अगर तुम जैसे मान लो कॉपर, गोल्ड, आयरन, मैग्नीशियम एसेट्रा, ये होते हैं। और कुछ एलॉय होते हैं। क्या होते हैं? एलॉय। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद में समझ में आ गया होगा कि मेटलिक सॉलिड कैसे होते हैं, इनकी कहानी क्या है। अब इसके हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। इस आयरन को पीस को याद रखना, तुम पूरे मेटलिक सॉलिड की प्रॉपर्टी लिख डालोगे, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। हमने क्या कहा था? हमें सिर्फ इस आयरन पीस को याद रखना है। देखो ये जो क्रिस्टल नाम सुन के डाउट्स आते हैं, पता है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्रिस्टल बेसिकली क्या रहता है? नमक सेट होगा या फिर डायमंड सेट होगा, इसके अलावा तुम क्रिस्टल सोच नहीं पाते हो। लेकिन ये सोच लो कि यहाँ जो मेटलिक इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख रही, तुम इतना सोचना कि तुम मेटल की प्रॉपर्टी लिख रहे हो। देखो कुछ मेटल हार्ड होते हैं, कुछ मेटल सॉफ्ट भी होते हैं। जितने भी मेटल होते हैं सब इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जो मेटल होते हैं चमकदार होते हैं और कुछ में कलर भी होते हैं, जैसे सोना चमक होता है कि नहीं, कलर भी है। मेलेबल होते हैं एंड डक्टाइल होते हैं। देखो मेलेबल का मतलब होता है कि किसी इस मेटल को लो और पीट के इसमें सीट में चेंज कर दो। किस में चेंज कर दो? सीट में। मतलब अगर जो चीज़ पीटते जाओ सीट में चेंज हो जाए, मतलब उसके पास मेलेबल प्रॉपर्टी है। मैंने याद ऐसे किया था कि मेलेबल मतलब मारो, जब किसी को मारोगे तो सीट में चेंज हो जाएगी कि नहीं। और फिर है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है किसी चीज़ को वायर में कन्वर्ट कर देना। जैसे अगर तुमने देखा हो, देखो डक्टाइल को मैंने सेट किया था कि इसको दबाओगे तो कुछ वायर में आ जाएगी कि नहीं। डक्टाइल की अगर तुमने सुना होगा तो तुमने सुना होगा कि जो गोल्ड होता है ना, उसकी लोग क्या पहनते हैं? शर्ट पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। इसका मतलब जो अगर कोई शर्ट बनी है, कोई कपड़ा, मतलब जैसे मान बनते हैं ये, देखो जैसे मान लो ये बना है तो इसके अंदर ये रेशे हैं कि नहीं, तो रेशे किसके बने होंगे? गोल्ड के बने होंगे। मतलब गोल्ड मतलब रेशा मतलब वो वायर। देखो और इसके पास प्रॉपर्टी है मॉडरेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इसकी मॉडरेट है। एग्जाम्पल हम पहले बता चुके हैं कि अलॉय है जो कॉमन मेटल है, जितने भी जो है कॉपर है, निकल है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कोवैलेंट सॉलिड। तो अब लिखते हैं कोवैलेंट सॉलिड। देखो कोवैलेंट सॉलिड देखने को मिलेगा, कोवैलेंट सॉलिड मिलेगा। कहीं तुम्हें इसी का नाम नेटवर्क लिखा मिलेगा कि कोवैलेंट नेटवर्क, और कहीं इसका मिलेगा कोवैलेंट क्रिस्टल। इन तीनों चीज़ों की एक ही मतलब है। अब इसको हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इतना सा हम लोग 3 टाइप का पढ़ चुके हैं, आखिरी टाइप का पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। देखो बहुत सिंपल सा है कि इन कोवैलेंट क्रिस्टल या कोवैलेंट सॉलिड द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर एटम विच आर लिंक्ड टुगेदर बाय कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड थ्रू आउट द क्रिस्टल। मतलब कोवैलेंट सॉलिड में ऐसा होता है कि एटम कंटिन्यूसली कनेक्टेड होते जाते हैं।
अगर किसी को ग्रेफाइट या का डायमंड के बारे में पता तो बस इसी की एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। अगर जब भी तुमसे इसके बारे में बात करिए तुम सबसे पहले दिमाग में याद रखना कि ग्रेफाइट सबने देखा हुआ है और सबने खाया हुआ है। कैसे खाया है कि बचपन में जो पेंसिल होती थी ना, देखो पेंसिल है, इसमें जो ग्रेफाइट, एक ग्रेफाइट ही है, समझ रहा है कि नहीं, ग्रेफाइट है, इसी का एग्जाम्पल है। और इनकी खास बात है कि इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एटम 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 कनेक्ट हो जाते हैं, वो जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। जाइंट मतलब होता है वेरी बिग। ये सिंपल सी डेफिनेशन रही। एग्जाम्पल तुम्हारे पास बहुत ढेर सारे लिखवा दूंगा, परेशान नहीं होना है। देखो एग्जाम्पल तुम्हारे पास डायमंड है, क्या है, डायमंड। और भी है, सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन कार्बाइड। और है तुम्हारे पास क्वार्ट्ज, इसका फॉर्मूला है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और फिर है बोरोन नाइट्राइड, जिसे Bn से Bn इसका फॉर्मूला है, बोरोन नाइट्राइड। बोरोन नाइट्राइड और एक्सेट्रा बहुत ढेर सारे हैं। इसकी प्रॉपर्टी भी काफ़ी आसान है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। देखो आखिरकार इनके बीच में कौन सा फोर्स प्रेजेंट होता है, इनके बीच में होता है कोवैलेंट। अगर इसका हम नाम से सबको समझने की कोशिश करें तो सिंपल सी है कि कोवैलेंट सॉलिड वो सॉलिड कहलाते हैं जिसमें दो एटम के बीच में कोवैलेंट क्या हो, बॉन्ड हो। उस टाइप के एक सॉलिड को कहते हैं हम कोवैलेंट सॉलिड। लेकिन इसमें एक जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ जाइंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मतलब वेरी बिग। तो एक जानते हैं कोवैलेंट एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि हार्ड होते हैं। यहाँ से तुम्हें इसको याद रखना है, डायमंड के बारे में सोचना, हार्ड होते हैं। और दूसरी बात है कि एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो डीकम्पोज भी हो जाते हैं बिफोर मेल्टिंग, मतलब पिघलने से पहले ही डीकम्पोज हो जाते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी लिखना है कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ग्रेफाइट के अलावा बाकी सब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देखो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई भी फ्री चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इतनी समझ ली है। अगर लिख लो कि इंसुलेटर होते हैं, क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। और इनके पास पांचवी प्रॉपर्टी है कि हाई इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होती है। तो एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी जो तुम्हें याद रखनी है, 5 हो गई हैं। हार्ड होते हैं, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, और पुअर कंडक्टर, ये लिखा है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही इंसुलेटर होता है। और इनके पास हाई इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है। देखो अब थोड़ी चर्चा हम किस पे कर लेते हैं, डायमंड पे कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डायमंड। डायमंड मतलब वही जो हीरा। देखो डायमंड पे करते हैं, ग्रेफाइट पे करते हैं। डायमंड तो नाम, इसके नाम से बहुत सुन रखा कि बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब डायमंड कोवैलेंट बॉन्ड से बना हुआ होता है। और देखो कितना स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, स्ट्रांग होता है। इसका स्ट्रक्चर तुम्हें NCERT में मिल जाएगा, यहाँ बनाने का कोई यूज़ नहीं है। कहीं भी तुम नेट पे सर्च करोगे वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन इसका समझना है कि इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यही कभी कभार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। sp3 हाइब्रिडाइज होता है। sp3 अगर तुम्हें हो तो अगर तुम्हें इसका देखो तो तुम्हें क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रॉन देखने को मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रॉन। तो मुझे उम्मीद है कितना समझ में आओ। टेट्राहेड्रॉन मतलब देखो एक मॉलिक्यूल ऐसा रहा, मतलब एटम, एक कार्बन का एटम ऐसा, एक कार्बन का एटम ऐसा, और फिर ऐसे बॉन्डेड हो और ऐसे, मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। तो इतनी बात हो गई है। लेकिन जो इस पे क्वेश्चन बन जाता है कि आखिरकार इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। जो देखो डायमंड के अंदर नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसके जो, अगर मान लो एक कार्बन है, कार्बन तो है, मानना क्या है, कार्बन है,
तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो 4 इलेक्ट्रॉन देखो पार्टिसिपेट कर ली बॉन्डिंग, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, जिसका नाम है ग्रेफाइट। देखो ग्रेफाइट का सबसे पहले स्ट्रक्चर याद देखो, ग्रेफाइट बेसिकली कार्बन से मिलकर बनता है, मतलब कार्बन इसके अंदर पाए जाते हैं, मतलब कौन से एटम पाए जाते हैं, कार्बन के एटम इसमें पाए जाते हैं। ग्रेफाइट सबने देखी है बचपन में और सबने खाई भी अभी तक है। जो पेंसिल होती है ना, ये नुक्की, ये ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। अब इसके हम क्या करते हैं, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2। तो मैं यही sp2 हाइब्रिडाइजेशन याद रखना, इसी sp2 हाइब्रिडाइजेशन से मैं सब कुछ बता दूंगा। अगर जिसने हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से पढ़ा होगा ना, हाइब्रिडाइजेशन, देखो sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब होता है कि आखिरकार sp2 है, इसका मतलब ये प्लेनर होगा। अगर ये sp2 है, इसका मतलब यहाँ इसके पास एक पाई बॉन्ड होगा। क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। प्लेनर है, पाई बॉन्ड होगा। देखो अब इसका हम बनाते हैं क्या, स्ट्रक्चर। देखो कैसे बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे। जो कॉर्नर है ये कार्बन है, यहाँ क्या है, जो कॉर्नर पे जो है कार्बन है, और हम बनाते हैं ऐसा 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 ऐसा। ये दोनों आपस में ही बॉन्डेड हैं, ऐसे सेम टू सेम। देखो वैसे इस डायग्राम में हमने पाई बॉन्ड नहीं बनाया, याद रखना है, लेकिन हम सिर्फ इस पे बात करते हैं। इस कार्बन को जो तुम्हें दो 3 बॉन्ड है, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडेशन, sp2 आ रहा है इसमें ना, ये प्लेनर है, इसके इतना समझ में आ गया है। अब तुम देखते हो कि ग्रेफाइट के अंदर ऐसी ऊपर लेयर बनती है, मतलब बेसिकली ग्रेफाइट में लेयर का फॉर्मेशन होता है, ऐसे नीचे भी एक लेयर बनती है। इस पे क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, इस पे क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। देखो ये जो बॉन्ड है, ये जो ऊपर वाली नीचे वाली लेयर होती है ना, ये इनमें भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो होता है वीक वंडर वाल फोर्स। मतलब अगर तुमसे पूछा जाए कि इसके अंदर कौन सा फोर्स प्रेजेंट होता है, वो क्या 2 लेयर के बीच में, तो वो होता है वीक वंडर वाल्स फोर्स। क्या होता है, वीक वंडर वाल फोर्स। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। और एक लेयर और दूसरे लेयर के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है 340 पिकोमीटर, इस पे ही पूछ लिया जाता है। और यहाँ से लेके इस, देखो इस कार्बन और इस कार्बन में, देखो यहाँ से बना ना, इस कार्बन में जो डिस्टेंस है 340 पिकोमीटर। अगर हम बात करें कि इस कार्बन और इस कार्बन में कितनी दूरी है, तो होती है 141.5 पिकोमीटर। इसका मतलब है कि जो ये वाली लेंथ ज़्यादा बड़ी है, ये वाली छोटी है। इस बात को भी याद रखना है। तो अगर ये sp2 है, मतलब पाई बॉन्ड है, इसका मतलब ये है। और भी हम लोग इससे बहुत रिलेटेड बातें समझते हैं। अगर तुमसे पूछे जाए कि जो रिंग कैसी है, वो है हेक्सागोनल। क्या है, हेक्सागोनल। देखो कई बार क्वेश्चन इस पूछा जाता है कि आखिर ग्रेफाइट स्लिपी क्यों होता है। तो स्लिप इसलिए होता है कि जो ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर स्लिप कर जाती है। स्लिप क्यों कर जाती है कि इसके अंदर होता है वीक वंडर वाल फोर्स, और वीक वंडर वाल फोर्स की वजह से ही इसका नेचर होता है सॉफ्ट। तो तुमने कभी देखना है, पेंसिल से इसका नुक निकालना, इसको पाउडर बनाना, उस पर देखना, से करना, इससे तुम्हें स्लिपी लगेगा, मतलब सॉफ्ट लगेगा। तो हमने इतनी सी बात भी याद रख ली है। और एक इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये जो ग्रेफाइट होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर तुमने कभी बचपन में सेल देखे हो ना, तो इसके अंदर जो काली की रॉड निकलती थी ना, वो ग्रेफाइट की ही होती थी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी होता है ग्रेफाइट। तो इसका मतलब है कि जो ग्रेफाइट है एक प्रकार का एक्सेप्शन है किसका, कोवैलेंट सॉलिड का। तो कोवैलेंट सॉलिड में क्या कहा जाता है कि वो बेसिकली सॉलिड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट है। सॉफ्ट किसकी वजह से है, वंडर वाल फोर्स बिटवीन द 2 लेयर्स। और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन। जो आखिर का जो देख रहे हैं ना तुम, जो यहाँ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है ना, और जो पाई, देखो जो यहाँ पाई बॉन्ड बन रहा है ना, पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डीलोकलाइज्ड होता है। डीलोकलाइज्ड का मतलब होता है कि अपनी जगह पे स्थिर ना रहना।
मतलब यहाँ के वहाँ घूमते रहना, और इलेक्ट्रॉन का यहाँ से वहाँ अगर घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा किस तरीके से कैसे पॉइंट कवर करने हैं। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, कुछ चीज़ अच्छी लगी है, कुछ समझ में भी आया है, अगर कुछ जो भी गलती से कोई गलती हुई हो तो गलती समझ को उसे माफ़ कर देना। और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।